हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। और आज का टॉपिक है आपका आखिरी टॉपिक है भाई साहब, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। ऑलराइट, तो जल्दी से आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड यानी कि 5 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। और सारे सिलेबस जो हैं आपको कंप्लीट कराए जाते हैं एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाले हैं। ऑलराइट, क्लियर है सारी बातें? तो क्या किया जाए, सेशन को शुरू किया जाए। शुरू करने से एक बात और सुन लो कि अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, जाइए पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। काफी सारे ऊर्जा संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सबसे पहले बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा यानी कि गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा के साधन, ये हमने जाने। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, इनको परंपरागत गैर परंपरागत की श्रेणी में क्यों रखा गया, कौन जल्दी खत्म हो जाते हैं, कौन खत्म नहीं होते हैं, सारी चीजें जानी। यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, सारी चीजें जानी। भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, सब कुछ जाना। अब बात आती है इनके कंजर्वेशन की, इनके संरक्षण की, कि इनको संरक्षित करके क्यों रखना चाहिए, इनको बर्बाद होने से कैसे बचाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो क्या है भाई, कैसे कंजर्वेशन किया जाता है एनर्जी रिसोर्सेज का? तो आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। पहली बात क्या कही गई है कि अगर हमें किसी भी देश का आर्थिक विकास करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, ऊर्जा को बचाना होगा। ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है। जितने भी उद्योग धंधे एनर्जी पर चल रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम हो रहा है बिजली से हो रहा है। क्या बिना बिजली के कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता। प्राचीन समय में उद्योग धंधे थे क्या? नहीं थे। जब बिजली नहीं थी तब तक ये सब चीजें नहीं थी। जब से बिजली आई, ठीक है, यानी कि एनर्जी को हमने एक नए रूपों में देखा, चीजें सब थी। कोयला पहले था, पेट्रोलियम पहले था, नेचुरल गैस पहले थी, सूरज की रोशनी भी हमेशा से है, हवा भी हमेशा से चलती है, बायोगैस जिससे बनती है वो कूड़ा करकट भी पहले था, सब कुछ था। लेकिन उसको उपयोग में कैसे लाया जाए, ये तो किसी ना किसी ने सोचा होगा। तो अलग अलग लोगों का दिमाग चला, बड़े बड़े वैज्ञानिकों का दिमाग चला कि भाई इन सब से बिजली बन सकती है। ठीक है, बिजली बनी, फिर धीरे धीरे उस बिजली का उपयोग हर जगह किया गया, और उससे ही क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। हर क्षेत्र में बिजली चाहिए। आपके घर के छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े बड़े प्लांट चलाने तक बिजली की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। तो बिजली क्या है, ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है? आर्थिक विकास के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। सबसे पहले चाहिए क्या? बिजली चाहिए। गर्मी लग रही है, बिजली चाहिए, बिल्कुल चाहिए। खाना बनाना है, बिजली चाहिए, या ऊर्जा चाहिए किसी ना किसी रूप में, बिल्कुल चाहिए। सब कुछ चाहिए, यानी कि सब चीज में ऊर्जा चाहिए। फिर क्या है? ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की बात हो रही है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो आएगी। यानी हमें ऊर्जा संसाधनों का भी प्रयोग इस तरीके से करना है ताकि जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए भी वो संसाधन बचे रहें, उनके लिए भी ऊर्जा बची रहे। इसी को क्या कहा जाता है, यानी कि किसी भी रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जाए कि आगे आने वाले लोगों के लिए बचा रहे, वर्तमान में उपयोग के साथ साथ भविष्य के लिए भी उसको सुरक्षित रखना। इसे ही हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑलराइट, फिर ऊर्जा के सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति, यानी कि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, उन सारे उपायों को अपनाया जाए, उन सारे उपायों के बारे में लोगों को बताया जाए, जागरूक कराया जाए कि हमें कैसे एनर्जी को बचाना है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है?
नवीकरणीय संसाधनों का बढ़ता प्रयोग, कैसे आप बचा सकते हो? दो प्रकार के संसाधन हमने जाने, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। तो अनवीकरणीय में क्या होता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनको एक बार यूज कर लिया, ये खत्म हो गए। पेट्रोल गाड़ी में भर के आपने चला लिया, गाड़ी चल गई, पेट्रोल धुआं में उड़ गया, खत्म। वो धुआं फिर से आपकी गाड़ी में आके नहीं बैठेगा और उससे गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, कोयला एक बार जल गया, राख बन गई, वो राख एनर्जी के रूप में आप फिर से उपयोग में नहीं ला सकते। लेकिन जब नवीकरणीय की बात आती है, नवीकरणीय संसाधन की बात आती है, यानी कि ऐसे संसाधन जिनका आप बार बार प्रयोग कर सकते हो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ये सब क्या है? ये सब है नवीकरणीय ऊर्जा के साधन जिनका आप बार बार प्रयोग कर सकते हो, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना होगा? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग बढ़ाना होगा। जैसे कि देखें, ये क्या है? ये सोलर पैनल लगे हैं, इससे क्या मिल रही है? सोलर एनर्जी मिल रही है। सोलर पैनल में क्या होता है? ये धूप को एब्जॉर्ब करते हैं, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी की मदद से बिजली बना देते हैं। ये क्या है? ये पवन चक्की है, पवन ऊर्जा है, इससे क्या मिल रही है? पवन ऊर्जा बन रही है, ठीक है, एनर्जी मिल रही है। तो ये क्या है? हवा कभी चलना बंद नहीं करती, सूरज कभी रोशनी देना बंद नहीं करता, पानी कभी बहना बंद नहीं करता, पानी के तेज बहाव से जल विद्युत उत्पन्न होती है बड़े बड़े बांधों के द्वारा, टरबाइन चला के। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो है उनका प्रयोग बढ़ाना है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में। क्लियर है? और हाँ, एक बात और सुन लो, यहीं पर लगे हाथ एक बात बता दूं कि पवन ऊर्जा की जब बात आती है और ये बात आती है कि पवन ऊर्जा फार्म सबसे बड़ा कहाँ लगा है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, नागरकोइल से मदुरई तक। फिर बात आती है कि सौर ऊर्जा प्लांट सबसे बड़ा कहाँ लगा है, तो ये लगा है विश्व का सबसे बड़ा है भारत में, और भारत के कहाँ? राजस्थान में, राजस्थान की भादला नाम की जगह पर। ठीक है, यानी कि भारत में जोरों तोरों से नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करके ऊर्जा संरक्षण के प्रयास करे जा रहे हैं और नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करने का बढ़ावा दिया जा रहा है। क्लियर है? चलिए, अब क्या कहानी आती है। हाँ, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, कौन कौन से, और कौन से कदम उठाना चाहिए, हमें अपने निजी जीवन में अपनाना चाहिए। सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, आपको सब चीजें देने की कोशिशें कर रही है, लेकिन उपयोग कौन कर रहा है? आप। अब कैसे उपयोग करना है और किस चीज को उपयोग करना है, वो आपके हाथ में होता है। ठीक है, कैसे? तो यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करो। निजी वाहन यानी कि जो आपकी प्राइवेट व्हीकल है, आपकी पर्सनल कार है, स्कूटी है, टू व्हीलर है, जो भी है, उसका यूज मत करो। ठीक है, किसका उपयोग करो? सार्वजनिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। क्यों? इससे क्या होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें कि जो सिटी बस चल रही हैं, ठीक है, या बस चलती है एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, ट्रेन चलती है, समझ में आ रही है बात? मेट्रो चल रही हैं, इनका उपयोग करो आप। एक बस में 50 लोग आराम से बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? ठीक है, और अब चलन में क्या आ गया है कि घर में 4 व्यक्ति हैं तो 4 कार होंगे और एक कार में एक व्यक्ति ही जाएगा। कार में 4 से 6 लोगों की जगह, लेकिन एक व्यक्ति ही जा रहा है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल कार है, सबके अपनी अपनी शान और शौकत है, तो लोगों को रोडों पर चलने के लिए जगह नहीं बची है। आप देखेंगे जब आप रोड पर चलते होंगे तो आपको गर्म फील होता होगा। क्यों? क्योंकि इतनी सारी कारें, इतनी सारे व्हीकल्स चल रहे हैं कि धुआं निकलता है। गर्मी में और ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि सबको अपना वाहन चाहिए। उससे क्या होगा? अगर आप अपने वाहन को प्रायोरिटी देंगे, निजी वाहन को प्रायोरिटी देंगे, प्रदूषण बढ़ेगा, ऊर्जा के सोर्स खत्म होंगे। ठीक है, पेट्रोल से चल रही है सारी चीजें, आपके वाहन पेट्रोल डीजल से चल रहे हैं, खत्म होंगे कि नहीं होंगे? फिर आप कहते रहते हैं कि पेट्रोल के दाम जो है तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ेंगे? डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन उतना नहीं होता है, तो जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। तो आपको क्या करना है? सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना है। फिर प्रयोग ना होने पर बिजली बंद कर दो भाई। ठीक है, आपने पंखा चलाया, लाइट चलाई, आप दूसरे कमरे में चले गए, उस कमरे की पंखा लाइट जो भी है आप बंद कर दो। क्लियर हो रही है बात? मोबाइल जो है रात भर चार्ज में लगा है, 1-2 घंटे में चार्ज हो जाता है, रात भर लगाने की क्या जरूरत है? 12-2 बजे तक मोबाइल चल रहा है आराम से। फिर सोने की बारी आई तो मोबाइल सुबह तक चार्ज में लगा है, 11-11 बजे तक। क्या जरूरत है? बिजली की खपत हो रही है कि नहीं हो रही? यानी कि हम हमारे छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा एक आम आदमी भी बिजली को बचा सकता है, ऊर्जा को बचा सकता है।
ठीक है, फिर क्या है, बचत करने वाले विद्युत उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए जिनमें बिजली कम खर्च होती हो, ऐसे विद्युत उपकरण यानी कि बिजली के साधनों का प्रयोग करना चाहिए। फिर क्या करना है, गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों का प्रयोग, गैर पारंपरिक यानी कि जो प्राचीन नहीं है, कोयला वोयला की जगह, कोयला पेट्रोलियम की जगह सौर ऊर्जा का उपयोग करो। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सब संसाधनों का प्रयोग किया जाए। क्लियर है बात, बताओ भाई। ठीक है, तो इन सब उपायों को अपना के यानी कि हर एक आम आदमी भी छोटे छोटे उपायों के माध्यम से अपनी लाइफ में एनर्जी को बचा सकता है, बिजली को बचा सकता है, ऊर्जा को बचा सकता है। तो बात आई समझ में कि किस तरीके से आपको ऊर्जा को बचाना है, आप स्वयं एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं। ये बातें सिर्फ पढ़ने के लिए, याद करने के लिए और क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखने के लिए नहीं है, ये बातें आपकी लाइफ में अप्लाई करने के लिए भी हैं। यानी कि सिर्फ पढ़कर सीमित नहीं करना है कि एग्जाम के पर्पस से पढ़ लिया। ठीक है, अगर आपको जिंदगी के इम्तिहान से बचना है, जिंदगी में आने वाली परेशानियों से बचना है, अगर ऊर्जा की कमी से कोई दिक्कत आती है आपकी लाइफ में, तो उन उपायों को पहले से करना है। तभी तो आपसे कहा जाए कि हाँ भाई आप पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि भाई 90% 100% मार्क्स लेके आ गए, डिग्री लेके आ गए। पढ़ने का असली मतलब ये होता है कि जब उस पढ़ाई को आप अपने असली जीवन में अप्लाई करो, आपके इथिक्स, आपकी वैल्यूज ज्यादा मजबूत हो उससे। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं और जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में। इसके बाद आपको मिलने वाला है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का सेशन। क्लियर है, चलिए तो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस सेशन को तुरंत ज्वाइन कर पाएं। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ये नोट्स भी चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर करा जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।